गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम हम लोग थे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस में। आज एग्जाम्पल देखते हैं। आपको 20 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है और अल्फा की वैल्यू 3.8 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इसका इन्वर्स दिया हुआ है। आपसे कहता है कि टेम्परेचर पूछा हुआ है व्हेन रेजिस्टेंस इज 1.2 ओम। तो मैंने तुमको बोला था RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी लगा देना, ये बोला था तुमने। अब वैल्यू रख देना, बस हो गया। RT का मतलब रख दोगे 1.2, R0 ये रख दोगे 1.0 और अल्फा तुम्हें दिया ही हुआ है 3.8 इंटू 10⁻³ और डेल्टा टी का मतलब हो जाएगा T-20। तो यहां से तुम टी फाइंड करो। एक तो ये एग्जाम्पल आ गया। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। आपसे रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दिया हुआ 75.3 ओम। एक तो ये दिया हुआ और अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इनवर्स पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स कह लो, ये दिया हुआ है। अब आपसे कहता है कि जब इस रेजिस्टेंस को दिस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, जब इस पे कनेक्ट करते हो देन ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू हीटिंग कह सकते हो, टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस ये इंक्रीज करेगा, ये रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और तुमसे ये कहता है कि जो करंट है, करंट 2.68 एम्पियर पे इतने पे फिक्स हो जाती है। तो फिर तुम्हारा जो ये टेम्परेचर है ये पूछा हुआ कितना होगा। रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे एक रेजिस्टेंस
75.3 ओम दिया हुआ है, अल्फा की तुम्हें वैल्यू दे रखी है, और फिर तुमसे कहता है कि जब 230 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो हीटिंग की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ेगा और करंट 2.68 एम्पियर में इतने में फिक्स हो जाती है। तो तुमसे ये पूछा था कि ये टेम्परेचर कितना होगा। अगेन मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, ये लगा रहा हूँ। अब मेन ये है कि हायर टेम्परेचर पे जो आर टी होगा इसको V अपॉन आई लिख दो ना, बस हो गया, ये हो गया। और V कितना था, 230 वोल्ट, और करंट कितने पे सेटल डाउन हुई थी, 2.68 एम्पियर पे, और रेफरेंस टेम्परेचर पे जो आर नॉट दिया था वो दिया था 75.3 ओम, 75.3 ओम। एल्फा की जो वैल्यू दी थी आपको 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, और डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, डेल्टा टी का मतलब हो गया T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, बस हो गया, T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। गुड इवनिंग ईशान। तो यहाँ से तुम T निकालो, बस ये करो। अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। दो रजिस्टर्स हैं, जीरो डिग्री सेल्सियस पे कह लो, इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस R01 दिया हुआ है और इसका R02 दिया हुआ है, और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस α1 दिया हुआ है और इसका α2 दिया हुआ है। अब पहले पार्ट में तुमसे कहता है कि दोनों को तुम सीरीज में कनेक्ट करते हो, तो फिर इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ अल्फा कितनी होगी। अल्फा सीरीज कह दे रहा हूँ कितनी होगी। और सेकंड पार्ट में दोनों को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो। अब तुमसे कहता है कि इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ अल्फा कितनी होगी, इसको मैं अल्फा पी कह देता हूँ, कितना होगा। दो रेजिस्टेंस हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों के रेजिस्टेंस R01 और R02 हैं, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो α1 और α2 दिए हुए, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो इक्विवेलेंट अल्फा कितना होगा, और पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो इक्विवेलेंट अल्फा कितना होगा, ये तुमसे कहता है। पहले मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, फिर एक का प्रूव कर दूंगा। हाँ बस केवल सीरीज का करूंगा, पैरेलल का अपना खुद थोड़ा दिमाग लगाना था। अल्फा सीरीज की जो वैल्यू आती है वो आती है R01 α1 प्लस R02 α2 अपॉन R01 प्लस R02 आती है, ये तो सीरीज में आती है। और अल्फा पैरेलल की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है R01 α2 आ जाता है पहले, प्लस R02 α1 अपॉन R01 प्लस R02 आती है।
अब इसमें से सीरीज का प्रूफ कर दे रहा हूँ, कभी टाइम मिले तो पैरेलल में देख लेना। आप ये देखो कि ये एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये R01 है और ये R02 है। और मान लो T डिग्री सेल्सियस पे ये इतना हो जाएगा ना, R01 1 प्लस α1 T, और ये हो जाएगा R02 1 प्लस α2 T। ये हो गया। अच्छा, इनको मिला के जो है एक जो सिंगल रेजिस्टेंस बना, उसकी वैल्यू R01 प्लस R02 होगी ना। ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो गई। और T डिग्री सेल्सियस पे कितनी हो जाएगी देखो, T डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगी R01 प्लस R02 1 प्लस अल्फा सीरीज इंटू T हो जाएगी। ये कर लो। और उसके बाद तुम कह सकते हो कि ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस मिलके वो इतने के इक्वल होना चाहिए, ये आना चाहिए। तो इसका मतलब फाइनली जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, R01 1 प्लस α1 T प्लस R02 1 प्लस α2 T, ये इक्वल हो गया R01 प्लस R02 1 प्लस अल्फा सीरीज इंटू T। इसको एक्सपेंड करके ओपन कर लेना, तो यहाँ से तुम्हारा अल्फा एस निकल जाएगा। एक बार दोबारा देख लो, 0 डिग्री सेल्सियस पे R01 और R02 था, तो उनका जो इक्विवेलेंट रहा होगा वो रहा होगा R01 प्लस R02। उसके बाद T डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं देखूं तो पहले का हो जाएगा R01 1 प्लस α1 T, दूसरे का हो जाएगा R02 1 प्लस α2 T। और इक्विवेलेंट का बस ध्यान रखना, इक्विवेलेंट का क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तो इसका मतलब ये 1 प्लस अल्फा एस इंटू टी था, बस ये कह लो। और फाइनली दोनों के रेजिस्टेंस मिलके वो इसके ये, तो ये हमारा हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम चलते हैं ओम्स लॉ। पहली बात, तुम लोग V इक्वल टू आई आर, इसी को ओम्स लॉ समझते हो मेरे ख्याल से ना, V इक्वल टू आई आर को ओम्स लॉ समझते हो, तो दिस इज नॉट ओम्स लॉ, नॉट ओम्स लॉ। ये तो एक रिलेशन है बिटवीन V, I एंड R, ये ध्यान रखना। दिस इज अ रिलेशन
बिटवीन V, I एंड R। कि अगर मान लो कोई रेजिस्टेंस R है, उसमें से I करंट फ्लो कर रही है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, तो फिर उनमें आपस में जो रिलेशन होगा V इक्वल टू आई आर, ये रिलेशन होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ नहीं है, बल्कि वो V, I और R में एक रिलेशन है कि अगर कोई रेजिस्टेंस R है, उसमें से I करंट पास हो रही है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो फिर V इक्वल टू आई आर होगा। ये रिलेशन हो गया। अब बात आती है फिर ओम्स लॉ क्या होती है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स ने ये कहा कि देयर आर सम सर्किट्स और मटेरियल्स, ये ध्यान रखना, देयर आर सम सर्किट्स और मटेरियल्स मटेरियल्स में जैसे मेटल्स हो जाएंगे, जिनको कई बार हम सिंपली कंडक्टर भी कह देते हैं। तो ऐसे सर्किट्स या मटेरियल्स के लिए V प्रोपोर्शनल टू I होता है, ये बोला था। और ऐसे सर्किट्स को या मटेरियल्स को हम ओमिक कहते हैं। दीज सर्किट्स और मटेरियल्स आर कॉल्ड ओमिक। और ऑब्वियसली जिनके लिए V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा, ठीक है ना, जिनके लिए V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा, तो फिर उनको हम नॉन ओमिक कह देंगे, बस ये कह लीजिए। अब इस इक्वेशन से क्या क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं। कंक्लूजन्स फ्रॉम इक्वेशन 1, कंक्लूजन्स फ्रॉम इक्वेशन 1। पहला, अगर I को डबल करोगे तो V भी डबल हो जाएगा। बच्चों वाले कंक्लूजन्स हैं, ध्यान रखना बेटा जी। एक तो ये हो गया, I को डबल करोगे तो V भी डबल हो जाएगा। दूसरी बात, V अपॉन I की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और इस कांस्टेंट को ही हम उसका रेजिस्टेंस कह देंगे, या कह लो, और V1 अपॉन I1 और V2 अपॉन I2 ये सब इक्वल होंगे, और इसी को हम क्या बोल देंगे, रेजिस्टेंस बोल देंगे। ये भी क्लियर हो गया। तीसरी बात, इसका मतलब V वर्सेस I ग्राफ ये होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इसका जो स्लोप होगा उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोल देंगे, बस ये कह लो।
जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये है, ये V है, ये I है, एक तो ये ग्राफ होगा। अब मान लो, देखते हुए चलना क्या है, मान लो यहाँ पे V1 है और यहाँ पे I1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे I2 है और ये थीटा है। तो मैंने आपको बताया कि V1 अपॉन I1 ये V2 अपॉन I2 होगा, ये स्लोप भी होगा और ये टेन थीटा भी होगा, और इसी को हम R कह देंगे और ये कांस्टेंट होगा, ये है बेसिकली, ये कह लो। और ये तुम्हें ओमिक सर्किट दिखाएगा। ये तो एक बार ध्यान रखना कि V इक्वल टू आई आर वो ओम्स लॉ नहीं है, वो तो V I और R में रिलेशन है। फिर ओम्स लॉ क्या है? ओम्स ने ये कहा कि कुछ मटेरियल्स या फिर कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जिनमें V प्रोपोर्शनल टू I होता है। इसका मतलब I को अगर n टाइम्स करोगे तो V भी n टाइम्स हो जाएगा, या V अपॉन I की वैल्यू कांस्टेंट होगी, या फिर V वर्सेस I ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा और इसका जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, और उसी को हम लोग क्या कह देंगे, उसका रेजिस्टेंस बोल देंगे। बस होगा, ये ओम्स लॉ है, ये ध्यान रखना बेटा। अब यहाँ पे एक नोट वाली बात है, देखो मान लो V वर्सेस I ग्राफ तुम्हें ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ सेमी कंडक्टर्स के लिए होता है। सेमी कंडक्टर्स के लिए अगर देखोगे तो ये नॉन ओमिक हो गया ना, अगर देखोगे तो ये नॉन ओमिक हो गया। ये कह लो। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, मान लो इस जगह पे ये V1 है, ये I1 है, और इस जगह पे ये V2 है, ये I2 है, ये 1 कह लो, ये 2 कह लो। अब मान लो मुझे 1 पे रेजिस्टेंस डिफाइन करना है, ठीक है, या कह लो 1 पे कह लो, चलो जो है ना, एट 1 मैं कह सकता हूं कि R1 वो V1 अपॉन I1 हुआ, या V1 इक्वल टू I1 R1। इसी टाइप से अगर मैं एट 2 कहूं तो यहाँ पे जो R2 होगा वो V2 अपॉन I2 होगा, या V2 इक्वल टू I2 R2 होगा। अब आप ये देखो कि मैं V इक्वल टू आई आर ये तो दोनों जगह पे लगा रहा हूँ ना, नॉन ओमिक में भी लगा रहा हूँ ना, देखा जाए तो नहीं है। आप ये बताओ, मैं V इक्वल टू आई आर इसको तो मैं नॉन ओमिक में भी अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बताओ जो है, नॉन ओमिक में भी अप्लाई कर रहा हूँ ना। लेकिन यहाँ पे R1 और R2 इक्वल नहीं होंगे, बस समझ गए ना। इस जगह पे दो जगह पे रेजिस्टेंस जो भी डिफाइन करोगे वो इक्वल नहीं होंगे, ये कह लो बस, ये हो गया। जबकि अगर वो ओमिक रहा होता तो फिर R1 और R2 क्या रहे होते, इक्वल रहे होते। तो मेरे ख्याल से आगे से कंफ्यूज नहीं होगे। V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ नहीं है, वो V I और R में एक रिलेशन है।
ओम ने ये कहा कि कुछ मटेरियल्स या कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जिसमें V प्रोपोर्शनल टू I होता है। I को अगर n टाइम्स करोगे तो V भी n टाइम्स हो जाएगा, या V अपॉन I की वैल्यू कांस्टेंट होगी, या V वर्सेस I में एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ग्राफ बनेगा, और उस लाइन का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, और उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोल देंगे, उसका रेजिस्टेंस बोल देंगे। अब V इक्वल टू आई आर की इक्वेशन तो हम नॉन ओमिक में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग ले जाएगी, बस V1 इक्वल टू आई वन आर वन, V2 इक्वल टू आई टू आर टू, लेकिन R1 और R2 इक्वल नहीं होंगे। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट कंडक्टर की बात चल रही थी। हाँ, कंडक्टर का मतलब एक तरीके से ओमिक हो गया। तो तुम्हें ये V और I था, दो अलग अलग टेम्परेचर पे दिए थे। जैसे ये मान लो T1 दिया था, ये T2 दिया था, तो तुमसे पूछा था कि T1 T2 से बड़ा है या T2 T1 से बड़ा है, ये पूछा था। अब तुम्हें दिख रहा होगा स्लोप 1 का ज्यादा है, स्लोप ऑफ 1 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2। हाँ बेटा, ठीक। तो अभी हमने देखा कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, नहीं होता उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ 1 वो रेजिस्टेंस ऑफ 2 से बड़ा होगा। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों? टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इसका मतलब T1 विल बी ग्रेटर देन T2। ये क्या, आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या है, कि 1 का स्लोप ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस के बढ़ने के साथ में, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इसका मतलब T1 T2 से क्या होगा, बड़ा होगा, ये ध्यान। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट देखना बेटा, जो है छोटा सा पॉइंट है लेकिन नोट याद रखना, कि रेजिस्टेंस जो हम स्लोप कह रहे हैं वो तब होगा जब V y एक्सिस में होगा, ध्यान रखना बेटा, जो है V y एक्सिस में और ये I एक्सिस में ये होगा। अगर मान लो उल्टा हो जाए, रेजिस्टेंस इक्वल टू फिर 1 अपॉन स्लोप हो जाएगा अगर उल्टा होगा। जल्दीबाजी में गलती मत करना, कभी कभी क्या करता है I को y एक्सिस में ले लेता है और V को x एक्सिस में ले लेता है, तो ये गलती मत करना बेटा, जो है। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 में। तुम्हें एक ओमिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, से R नॉट, और दो गैल्वेनोमीटर्स दिए हुए हैं, G1 एंड G2 कह दो। एक हाई रेजिस्टेंस दिया हुआ है,
हाई रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R1 कह लो, और एक बहुत लो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R2, और एक वेरिएबल बैटरी दे रखी है। अच्छा, वेरिएबल बैटरी इसलिए दी होगी ताकि तुम सर्किट में करंट को चेंज कर पाओ, और जब तुम करंट चेंज करोगे तो ओमिक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा, और हमें ये प्रूव करना होगा कि V प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब अगर करंट डबल हो गई तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा, ये कह रहा हूँ मैं। दोबारा सुन लो, वेरिएबल बैटरी आपको क्यों दी होगी? ताकि आप सर्किट में करंट को चेंज कर पाओ। उससे क्या होगा कि जो ओमिक रेजिस्टेंस है उसमें से अगर करंट चेंज होगी तो फिर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा, और तुम ये प्रूव कर पाओ कि V प्रोपोर्शनल टू I है। इसका मतलब I अगर डबल हो गई तो V भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। और वेरिएबल जब भी लगाना होता है ना, वेरिएबल का ये साइन होता है बेटा, जो है जैसे ये है, ये किया, ऐसा बना दो तो ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर देता है उसको, ये है। अब तुम्हें एक सर्किट ड्रॉ करना है। क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ एक सर्किट, ड्रॉ ए सर्किट which verifies Ohm's law। अब आप एक चीज देखो, ओमिक रेजिस्टेंस से करंट मेजर करने के लिए तुम्हें एक एमीटर चाहिए होगा ना। ओमिक रेजिस्टेंस से करंट मेजर करने के लिए तुम्हें एक एमीटर चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? एमीटर, सॉरी, एमीटर चाहिए होगा ना। अब एमीटर कैसे बनेगा? देखो, एक गैल्वेनोमीटर ये पकड़ लो और एक लो रेजिस्टेंस पकड़ लेना, तो ये तुम्हारा एमीटर बन जाएगा। और ओमिक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए तुम्हें एक वोल्ट मीटर चाहिए होगा, नहीं वोल्ट मीटर चाहिए होगा। तो इन दोनों से तुम एक वोल्ट मीटर बना देना, ये मिलके एक बना देंगे वोल्ट मीटर, और फिर उनको प्रॉपरली अरेंज करना है, बस और कुछ नहीं काम रही है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ओमिक रेजिस्टेंस से करंट मेजर करने के लिए, ओमिक रेजिस्टेंस से करंट मेजर करने के लिए आपको एक एमीटर चाहिए होगा। और एमीटर कैसे बनेगा? गैल्वेनोमीटर और लो रेजिस्टेंस से, और ओमिक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है ना, ओमिक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए तुम्हें एक वोल्ट मीटर चाहिए होगा। और वोल्ट मीटर कैसे बनेगा? वोल्ट मीटर बनेगा गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा के, ये कैलकुलेट हो गया। तो देखो सर्किट तुम्हारा कैसे बनेगा ना, ऐसे देखो, ये तुमने एक वेरिएबल बैटरी लगा दी, और यहाँ पे एक एमीटर लगा दो, चलो, जो करंट मेजर कर ले। और एमीटर कैसे बनता है वैसे बाय द वे? एक तुमने G2 के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया R2, ये हो गया, और ये ओमिक रेजिस्टेंस आ गया जिसको मैंने R0 कहा था, और इसके पैरेलल में तुम्हें एक वोल्ट मीटर बनाना था। और बाय द वे ये वोल्ट मीटर कैसे बनता? G1 के
सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा के R1 ऐसे बनता है। ठीक है, G2 को थोड़ा और तरीके से बना देता हूँ। ये हो गया। इस टाइप का एक सर्किट बनेगा। बस हो गया। ईशान समझ में आया बेटा क्या कह रहा हूँ मैं? कि ओमिक रेजिस्टेंस से तुम्हें एक करंट मेजर करनी है तो तुम्हें एमीटर चाहिए होगा। एमीटर कैसे बनेगा? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा के। अब तुम्हें ओमिक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करना है तो तुम्हें एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। और वोल्ट मीटर कैसे लगेगा? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा के। तो ये हो गया। बस हो गया। ये जीवन है। इस टाइप का एक कुछ सर्किट बनेगा, ये ध्यान रखना। एक बार वैसे आईआईटी में एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वो इसी टाइप का बेटा जो है, और उसमें ना गलत किया था उन्होंने, जो सर्किट दिए थे गलत दिए थे। रीजन क्या है? उन्होंने V इक्वल टू आई आर को ही ओम्स लॉ मान लिया था। लेकिन नेक्स्ट ईयर नहीं, मतलब कुछ समय के बाद फिर सही क्वेश्चन आया, उसमें सही किया था उन्होंने। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो V इक्वल टू आई आर को, उसको ओम्स लॉ नहीं कहना। अब घंटी बज गई थी, बता कुछ पूछना है तो पूछ बेटा जो है। किसान, कुछ पूछना है तो पूछ, नहीं तो अगली चीज करते हैं। ठीक, अगला हम चलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। सबसे पहली बात, इसमें 5 रेजिस्टेंस होंगे। प्लस एक गैल्वेनोमीटर होगा। प्लस एक बैटरी होगी। और इन सब का एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेगा। पांच रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर और एक बैटरी, इनका एक कॉम्प्लेक्स सर्किट, वो कहलाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। लेकिन यहाँ पे एक नोट है, गैल्वेनोमीटर में भी अपना कोई रेजिस्टेंस होता है ना। गैल्वेनोमीटर में भी अपना एक रेजिस्टेंस तो होता ही है ना, जी। तो समटाइम्स तुम्हें दूसरा टाइप का भी मिलेगा। तुम्हें 4 रेजिस्टेंस प्लस एक गैल्वेनोमीटर प्लस एक बैटरी, कभी कभी ऐसे भी मिल सकता है। समझ में आ रहा है? बताओ। या तो वो 5 रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर एक बैटरी का कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, या फिर वो 4 रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर और एक बैटरी का कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा। ये गैल्वेनोमीटर। अब चलते हैं दूसरी बात। एक मैं पर्टिकुलर तुम्हें कंडीशन बताऊंगा, अगर रजिस्टर्स में वो कंडीशन सेटिस्फाई होती होगी तो उसको हम कहते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है। इफ, अभी बताऊंगा वो क्या है। इफ ए पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड,
particular condition is satisfied. Then bridge is called balanced. Bridge is called balanced. और बैलेंस्ड कंडीशन में वो जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है वो एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है, बस हो गया। ये ध्यान रखना, इन बैलेंस्ड कंडीशन, in balanced condition, that complex circuit converts into simple circuit. व्हीटस्टोन ब्रिज, 5 रेजिस्टेंस, 1 गैल्वेनोमीटर और 1 बैटरी, इसका एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। या फिर 4 रेजिस्टेंस, 1 गैल्वेनोमीटर और 1 बैटरी, उसका एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। और मैंने तुमसे कहा कि अभी मैं एक कंडीशन बताऊंगा, अगर ब्रिज उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा तो ब्रिज को हम बैलेंस्ड कहते हैं। और बैलेंस्ड कंडीशन में वो जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है वो एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कह लो बस हो गया। अब वो रेजिस्टेंस कैसे अरेंज होते हैं वो देखिए। जैसे ये है, देखो, ये हो गया। इसको मैं P Q R S कह दे रहा हूं, और ये 5वां रेजिस्टेंस Z है। या तो ऐसा मिलेगा या फिर Z और G को मिला के एक ही रेजिस्टेंस हो गया ना, एक तरीके से समझ गए ना। Z और G को मिला के एक ही रेजिस्टेंस हो गया। तुम्हें ऐसे भी मिल सकता है, मैंने ये बोला था, ये भी मिल सकता है। ये हो गया। अब बता ईशान, समझ में आ गया क्या है बेटा? जो है पहली फिगर में 5 रेजिस्टेंस, 1 गैल्वेनोमीटर, 1 बैटरी है। और दूसरे केस में Z और G को मिला के मैंने एक ही रेजिस्टेंस लिख लिया। दूसरी फिगर में 4 रेजिस्टेंस, 1 गैल्वेनोमीटर, 1 बैटरी है। ये कह लेते हैं। अब क्या है देखो, अगर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो जाए, अच्छा एक चीज और, ये तुम्हें कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा होगा ना? कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं दिख रहा, बताओ। नहीं, ये तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा होगा ना, 3 लूप का कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा होगा ना? नहीं है? जैसे एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, और एक सबसे इधर ये वाला लूप हो गया। एक तरीके से 3 लूप का तुम्हें कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा होगा। अब क्या है देखो, अगर P अपॉन Q ये R बाई S हो तो हम कहते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड।
ये अब बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है? इन बैलेंस्ड कंडीशन क्या क्या होता है, ध्यान से देखना। ए और बी का पोटेंशियल सेम हो जाता है, वी ए इक्वल टू वी बी, या वी ए माइनस वी बी, और ये है बेटा या वी ए माइनस वी बी और वी ए बी, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। और एक बात बताओ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में जीरो हो जाए तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट होगी वो जीरो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ। ये बताओ, उस केस में गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ जो है। ठीक, तो उस केस में जो गैल्वेनोमीटर से करंट है वो जीरो आ जाएगी। और अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रही है तो ये बताओ, मैं ए बी वायर को हटा सकता हूँ ना, ए बी वायर या उसके बीच में जो भी रेजिस्टेंस है उसको हटा सकता हूँ कि नहीं हटा सकता हूँ, बताओ जो है। देयरफॉर वायर ए बी कैन बी रिमूव्ड। भाई सिंपल सी बात है, जब उसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रही है, ठीक है, तो फिर क्या होगा बताओ जो है। ऑब्वियस सी बात है कि तुम ए बी वायर को हटा सकते हो। और अब जरा देखना, जब ए बी वायर को हटा दोगे तो ये सिंपल सर्किट नहीं रह जाएगा, बताओ। थोड़ा दिमाग में इमेजिन करके देखो कि अगर मान लो मैं ए बी वायर को हटा दूं तो तुम्हें ऐसा नहीं दिख रहा बेटा, ये जो है ऐसे सर्किट हो गया, बस हो गया, ये हो गया, बस हो गया। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर, ये एस। तो अब ये सिंपल सर्किट बन गया कि नहीं बन गया, बताओ जो है। अब तुम्हें दिख ही रहा होगा कि ये और ये सीरीज में आ जाएंगे, और ये दोनों भी सीरीज में आ जाएंगे, और फिर ये दोनों आपस में किस में आ जाएंगे, बताओ। ये दोनों के दोनों आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, ये कैलकुलेट हो गया। ईशान समझ में आ गया बेटा क्या है, कि अगर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो तो उस केस में A और B सेम पोटेंशियल पाए जाते हैं, या उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाता है, या गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होती है। इसका मतलब अगर मैं उस रेजिस्टेंस को हटा भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन उसके बाद सर्किट जरूर हमारा सिंपल हो जाएगा। और इस फिगर में मैंने तुम्हें बताया कि पी और क्यू सीरीज में आ जाएंगे, आर और एस सीरीज में आ जाएंगे, और वो दोनों के दोनों आपस में किस में हो जाएंगे, वो फिर पैरेलल में आ जाएंगे। अब जरा इसको प्रूफ और कर लेते हैं, वो देख लो कैसे। देखो, मैं कंडीशन फॉर आई जी इक्वल टू जीरो ये फाइंड कर रहा हूं, ठीक है, कि गैल्वेनोमीटर से करंट किस केस में जीरो होगी, ये मैं फाइंड कर रहा हूं। और पूरा सर्किट नहीं बना रहा हूं,
बस इतना बनाता हूँ, उसी से काम चल जाएगा। मान लो यहाँ से आई करंट आ रही है, इधर से आई करंट बाहर निकल जा रही है, इधर को I1 चलेगी और इधर को I2 चलेगी। अब मैं IG को 0 ले रहा हूँ, इसका मतलब ये I1 इधर आ जाएगी और ये I2 इधर आ जाएगी। इसको मैंने P रेजिस्टेंस बोला था, इसको Q, इसको R और इसको S। पहले ये फिगर देख बेटा ईशान, समझ में आई कि नहीं आई? देख फिगर देख ले। अब सुनना, हाँ, ये मैं कह रहा हूँ A, चलो इसको AB लिखा था ना, तो इसको D लिख देता हूँ, इसको C लिख देता हूँ। अब सबसे पहले मैं D A B D इसमें KVL अप्लाई कर रहा हूँ। दिमाग में देखते हुए चलना, हाँ। D A B D, सबसे पहले मुझे P मिला और मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो छोटी बात, तो -I1P। फिर गैल्वेनोमीटर मिला, लेकिन उसमें करंट 0 है तो कुछ नहीं होगा। फिर मुझे R मिला, उसमें मैं करंट के उल्टा जा रहा हूँ, तो बड़ी बात है, तो इसका मतलब +I2 × R = 0। तो यहां से I1/I2 वो R/P आ गया। एक तो ये आ गया। अब सुनो, अब मैं ACBA इसमें KVL अप्लाई कर रहा हूँ। ACBA इसमें KVL अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे Q मिला और मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो छोटी बात, इसका मतलब -I1 × Q। फिर मुझे S मिला, लेकिन मैं करंट के उल्टा जा रहा हूँ, तो बड़ी बात, तो इसका मतलब +I2 × S = 0। तो यहां से भी हमने एक I1/I2 निकाल दिया, और जरा देखना वो S/Q होगा। अब दोनों जगह से मैंने I1/I2 निकाल दिया है। अब मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ? ये बताओ, दोनों जगह से मैंने I1/I2 निकाल दिया है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ? ये बताओ बेटा, इन दोनों को इक्वेट कर दो और इन दोनों को इक्वेट करके देखना, P/Q वो R/S आ रहा होगा बस। इसका मतलब तुमने वो कंडीशन फाइंड कर ली, समझ गए ना? तुमने वो कंडीशन फाइंड कर ली जिसमें गैल्वेनोमीटर से करंट कितनी आ जा रही है? 0 आ जा रही है। ईशान, समझ में आ गया कि नहीं आया? ये बता बेटा जो है, ईशान बता बेटा, समझ में आई बात नहीं आई जो है? समझ गए ना? तुमने वो कंडीशन फाइंड कर ली है जिसमें गैल्वेनोमीटर से करंट क्या आ जा रही है? 0 आ जा रही है। ये क्या? अब चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
important points in Wheatstone Bridge. सबसे पहली बात, इसको फ्री टाइम पे चेक कर लेना, जो पहली बात मैं लिख रहा हूं, बैलेंस्ड कंडीशन में गैल्वेनोमीटर और बैटरी इंटरचेंजेबल होते हैं। मतलब ये होगा कि बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दो और गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा दो, तो सर्किट में कोई फर्क नहीं आएगा जो है, ठीक है। बैलेंस्ड कंडीशन में गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी, ये इंटरचेंजेबल होते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, ये बताओ कि अगर पांचों के पांचों रजिस्टर्स ऑल 5 इक्वल हो, मान लो से आर, तो बैलेंस तो होगा ही होगा ना। नहीं बताओ जो, ये बताओ अगर पांचों के पांचों रजिस्टर्स मान लो इक्वल हो बेटा जो है, क्यों इक्वल हो, तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस तो है ही है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस केस में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो फिर आर ही आता है, ये ध्यान रखना जो है। समझ में आ रहा है कि अगर पांचों के पांचों रजिस्टर्स इक्वल हों और वो मान लो आर के इक्वल हों, तो मैंने तुम्हें बताया कि बैलेंस तो रहेगा रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और उस केस में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आर के इक्वल ही आएगा। जैसे तुम एक चीज देखो ना, ये था मान लो लेट, मान लो हर कोई 10 ओम था, तो फाइनल में ये ऐसे रह गया ना, देखो ये हुआ, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। अब इन दोनों का मिला के हो गया 20, और इन दोनों का मिला के भी 20 आ गया। लेकिन 20 और 20 जब पैरेलल में आएंगे तो ये बताओ 20/2, इसका मतलब 10 रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? ये खेलो बस हो गया। ईशान, बात समझ में आई बेटा क्या कह रहा हूं मैं? ये बताओ बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, बता जो है। ठीक है, कि अगर पांचों के पांचों रेजिस्टेंस मान लो इक्वल हों और वो आर के इक्वल हो, तो बैलेंस तो होना ही होना है, पक्का है, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर बाई एस तो होगा ही होगा। लेकिन उस केस में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो भी आर के इक्वल ही आएगा। अब तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में होता क्या है कि ना, तुम्हें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया होगा, उसमें एक व्हीट स्टोन ब्रिज भी होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज भी होगा, और और भी कई कुछ होगा। प्लस
अदर रजिस्टर्स होंगे, एक्सेट्रा। और ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज होगा ये छुपा होगा बेटा, जो है हिडन। इसको तुम्हें सर्च करना होगा, ठीक है। यू हैव टू सर्च, यू हैव टू सर्च दैट हिडन व्हीट स्टोन ब्रिज, ये कह लो। अच्छा, वो ब्रिज बैलेंस्ड होगा, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट ब्रिज will be balanced, और बैलेंस्ड कंडीशन में एक रेजिस्टेंस को हटाना होगा ना तुम्हें, एक वायर या एक रेजिस्टेंस को हटाना होगा। अब जैसे ही तुम उस वायर या उस रेजिस्टेंस को हटाओगे, तो वो जो तुम्हें कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा है वो सिंपल हो जाएगा, बस हो गया, अदरवाइज तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे इस पे, ठीक है। तो इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन you have to remove, you have to remove that wire or fifth resistance। और मैंने आपसे कहा जैसे ही वो फिफ्थ रेजिस्टेंस हटाओगे, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर रिमूविंग दैट फिफ्थ रेजिस्टेंस, सर्किट बिकम्स सिंपल। एक बार पूरी कहानी दोबारा बता दे रहा हूँ, सुन लो। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, उसमें कहीं पे एक व्हीट स्टोन ब्रिज छुपा होगा, और भी रेजिस्टेंस होंगे, बैटरी वगैरह कई सारी होंगी, तुम्हें बड़ा लग रहा होगा यार बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो सबसे पहले तो तुम्हें वो व्हीट स्टोन ब्रिज को सर्च करना कौन सा है ये। उसके बाद वो बैलेंस दिया होगा, ये भी कंफर्म है कि वो बैलेंस दिया होगा। अब बैलेंस है तो फिर एक रेजिस्टेंस या एक वायर को तुम्हें हटाना होता है, फिर तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि यार वो वायर या वो रेजिस्टेंस कौन सा है जिसको हटाया जाए। और जैसे ही तुमने सही रेजिस्टेंस को हटा दिया या वायर को हटा दिया, अब तुम्हें साफ साफ दिखेगा कि सर्किट बहुत सिंपल हो गया। ऐसा नहीं कि कोई सा पकड़ के उठा के ले गए, पता लगा, समझ गए ना। कोई भी तुम्हारा भाई बहन आया छोटा, उठा करके चल तू ले जा बेटा, जो है एक कोई सा रेजिस्टेंस इसमें उठा के चले जा, जो है ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। ईशान समझ में आया तेरे क्या कह रहा हूँ बेटा, जो है पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया होगा, उसमें कहीं पे व्हीट स्टोन छुपा होगा, तुम्हें सबसे पहले वो व्हीट स्टोन देखना है यार कौन सा है व्हीट स्टोन। वो बैलेंस्ड कंडीशन में दिया होगा, फिर उसमें से एक रेजिस्टेंस हटाना होगा, और जैसे ही तुमने वो रेजिस्टेंस या वो वायर हटाया, तो बस हो गया, फिर तुम्हारा सर्किट बड़ा सिंपल हो गया, जो है ठीक है। फिर तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर वो तुमने व्हीट स्टोन सर्च नहीं किया सही ढंग से, या फिर वो रेजिस्टेंस या वो वायर तुम्हें सही ढंग से सर्च नहीं किया जिसको हटाना था, तो फिर तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये कहना। तो मैं व्हीट स्टोन को सर्च करने की तुम्हें मेथड बता रहा हूं, ठीक है। मेथड,
ऑफ सर्चिंग व्हीट स्टोन, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ओरिजिनल पे चलते हैं ना, ओरिजिनल सर्किट क्या था वहां से पता चलता है ना बेटा। ये है देखो, ये है, हाँ ध्यान से देखना। तुम्हें 1 से 2 पे जाना है। तो जैसे ही मैं आगे गया तो मुझे दो राह मिला बेटा, जो है दो रास्ते मिले, दो रास्ते। राजेश खन्ना की एक पिक्चर होती थी हमारे टाइम पे, दो रास्ते बेटा जो है। अब सुनो, दो रास्ते क्या हुए, 1 से 2 पे पहुंचने के दो रास्ते मिले हैं। एक तो मुझे ये मिला देखो, एक तो मैं ऐसे पहुंच जाऊंगा पाथ 1 में, एक तो ये रास्ता मिल गया, और एक रास्ता मुझे ये मिल गया पाथ 2 में। ईशान समझ में आ रहा है? मुझे जब 1 से 2 पे जाना है तो मुझे दो रास्ते दिख रहे होंगे, आगे चल के मुझे दो रास्ते दिख रहे होंगे, पाथ 1 और पाथ 2। अब क्या है सुनो, पाथ 1 में मुझे दो रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, P और Q। और पाथ 2 में मुझे दो रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, R एंड S। ये भी क्लियर हो गया होगा? ठीक है, पाथ 1 में आपको दिख रहे होंगे दो रेजिस्टेंस P और Q, और पार्ट 2 में आपको दिख रहे होंगे दो रेजिस्टेंस R एंड S। अब क्या है सुनो, पाथ 1 में P को जंप करने के बाद, पाथ 1 में आफ्टर जंपिंग P, गैल्वेनोमीटर का तुम्हें एक एंड दिखाई देगा देखो, समझ गए ना, तुम्हें गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट दिखाई देगा। यू विल गेट वन टर्मिनल, कह देते हैं वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, वन टर्मिनल ऑफ G। और पाथ 2 में R को जंप करने के बाद गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है ना, R को जंप करने के बाद गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल दिख रहा होगा। तो आफ्टर जंपिंग R, आफ्टर जंपिंग R, you will get another terminal of G। तो मैं तो ऐसे पहचानता हूं बेटा जो है, अनदर टर्मिनल ऑफ G। तो यहां से मुझे कुछ लग जाता है कि कहां पर बीट स्टोन है। दोबारा सुन लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के आपको दो रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ते में तुम्हें P और Q मिला होगा,
और दूसरे रास्ते में तुम्हें आर और एस मिला होगा। पहले रास्ते में पी को जंप करने के बाद गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, और दूसरे रास्ते में आर को जंप करने के बाद गैल्वेनोमीटर का तुम्हें दूसरा टर्मिनल दिखाई दे रहा होगा। और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो बस ये बीच वाले को फिर हटा दो, फिर हमारा सर्किट क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। ये कहते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा कैसे। देखो, एक्चुअली में फिगर ना हमेशा तुम्हें इतनी सिंपल नहीं दिखाई देगी, ये कह रहा हूँ मैं। ऑलवेज ऐसा नहीं कि इतनी सिंपल फिगर तुम्हें दिखाई देगी, कभी कभी थोड़ा चेंज करके भी दिखा होगा। मैं फिगर बता रहा हूँ तो उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ध्यान से देखना बेटा, जो है ये 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये मान लो 4 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है, और ये 4 है। और ये कोई भी पॉइंट, ये मान लो ए कह लो, ये बी कह लो। मुझे मान लो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है। अब देखना, हाँ, मुझे ए से बी तक पहुंचना है। मैं ऐसे गया तो मुझे यहाँ पे 2 रास्ते दिखाई दिए। ये एक तो ये मिल गया मेरे को, और एक ये मिल गया। अब बता ईशान, तेरे को दिख रहे हैं 2 रास्ते बेटा? ये बता, मेरी नजरों से देख जरा। ए से बी तक पहुंचने के तेरे को 2 रास्ते दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बता। एक में 4 और 2 दिख रहा होगा, दूसरे में 6 और 3 दिख रहा होगा। अब ये बता, 4/2 इज इक्वल टू 6/3। इसका मतलब ये बैलेंस्ड है, क्यों? समझ में आ रहा है? बता, 4/2 इक्वल टू 6/3, इसका मतलब बैलेंस्ड है। तो ये वाले को हटा दे, बस हो गया। इसको रिमूव कर दे। अब ये बता, 4 और 2 का मिला के, 4 एंड 2 का मिला के 6 हो गया, और 6 एंड 3 का मिला के 9 हो गया, और इन दोनों का मिला के लास्ट में कितना हो गया होता, जो है इन दोनों का मिला के हो गया 6 × 9/6 + 9। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब बता, समझ में आया कि नहीं आया? बता, ये मेरी नजरों से तेरे को दिखा कि नहीं दिखा? बता, जो है ये तेरे को एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दिखा कि नहीं दिखा बेटा? बता, जो है ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, बस हो गया, ए और बी के बीच में। अगर तू वैसे करता तो वैसे बड़ा मुश्किल हो जाता, क्यों? अगर वैसे करते तो वैसे बड़ा मुश्किल हो जाता ना, ये कह रहे थे। एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल 2। तो मैंने तुमसे कहा ना, हमेशा उतना सिंपल नहीं होगा, जितना सिंपल हमने बनाया था उतना सिंपल नहीं होगा, ध्यान रखना। एक सेकंड में बेटा, जरा सोच लेने दे।
थोड़ा सा मेरे को याद कर लेंगे। ये है। फाइव, 10, 10, 20, 15। अगेन तुम्हें रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है। अब सुनो, मुझे ए से बी तक जाना था ना, यहां से मैं गया, तो यहां से मुझे दो रास्ते दिखाई दिए। एक तो मुझे ये रास्ता दिखाई दिया, देखो, एक तो मैं ऐसे पहुंच गया, पाथ 1 कह लो, और एक मैं ऐसे पहुंचा, ये पाथ 2 आ गया। अब देखो, पाथ 1 में 10/20 और पार्ट 2 में 5/10 इक्वल आ रहे हैं, क्यों? ये समझ में आ रहा है? बताओ जो है, तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड है, इट इज बैलेंस्ड। तो तुम ये वाले को हटाओगे, क्यों? इसको रिमूव कर दो, बस हो गया। अब 10 और 20 का मिला के तुम्हारा हुआ 30, और 5 एंड 10 का मिला के तुम्हारा हुआ 15, और लास्ट में ये दोनों के दोनों पैरेलल में थे, तो नेट कितना आ जाएगा? 30 इंटू 15 अपॉन 30 प्लस 15, तो आई थिंक नेट 10 ओम आ जाएगा, क्यों? ईशान बता, ये समझ में आई? ये फिगर भी तेरे को दिखी कि नहीं दिखी, बता बेटा जो है। ये तेरे को एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दिखा या नहीं दिखा, बता जो है। ये हो गया, बस हो गया। तो फाइनली मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि क्या मेथड है, पहचानने की मेथड क्या है। जब तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे, ठीक है ना, जब तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे, तो तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे। एक रास्ते में P और Q होगा, और दूसरे रास्ते में R और S होगा। और मैंने तुम्हें बताया कि अगर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन X होगा, R अपॉन S होगा, तो ब्रिज बैलेंस होगा। और उसमें फिर वो पांचवा वाला रेजिस्टेंस निकाल देना, और जैसे तुम पांचवा रेजिस्टेंस निकालोगे, तो फिर तुम्हारा सर्किट क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा, बस ये। नेक्स्ट हम चलते हैं मीटर ब्रिज एंड पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अगली हीटिंग है मीटर ब्रिज एंड पोस्ट ऑफिस बॉक्स। सबसे पहली बात,
ये दो एक्सपेरिमेंट हैं अननोन रेजिस्टेंस एक्स को फाइंड करने के लिए, और बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ये कह लो जो है। पहली बात, ये दो एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस एक्स कह लो, एंड बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज। समझ में आ गया कि मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स दो एक्सपेरिमेंट हैं अननोन रेजिस्टेंस एक्स को फाइंड करने के लिए और बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले चलते हैं मीटर ब्रिज। ये कुछ ऐसे होता है, देखो एक्चुअल फिगर भी देख लेना। अब सुनो, इसमें तुम्हें जो ए बी दिख रहा होगा वो एक रेजिस्टेंस वायर है। ए बी एक रेजिस्टेंस वायर है। रेजिस्टेंस वायर, और वो 1 मीटर का है या 100 सेंटीमीटर का होता है, तभी उसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा हुआ है। ठीक है, ए बी एक रेजिस्टेंस वायर है जो 1 मीटर का या फिर 100 सेंटीमीटर का है, और रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूं, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मान लो लैम्डा है। अच्छा, एक चीज ये है, इसको ना हम स्लाइडिंग जॉकी कहते हैं। अब सुनो, मैं स्लाइडिंग जॉकी को ऐसे एडजस्ट करता हूं कि गैल्वेनोमीटर से करंट 0 हो जाए, बस इतना करना है तुम्हें और कुछ नहीं करना। और वो मान लो तुम्हें एल लेंथ में मिलता है, बस ये कह लो, इसका मतलब एक तरफ की लेंथ एल है तो दूसरी तरफ कितनी होगी, 100 माइनस एल होगी ना। एल मतलब सेंटीमीटर में, ध्यान से देखना बेटा। स्लाइडिंग जॉकी को स्लाइडिंग जॉकी को तुम्हें एडजस्ट करना है सो दैट कि जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है वो 0 हो जाए। तो
इस केस में तुम्हें लग रहा है ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। ईशान बता, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता बेटा जो है। पहले ये बता, तेरे को ये व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये बता। ये बता, पहले ये बता, ये तेरे को व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बेटा जो है। ये हो गया, ठीक है। तो तुम्हें जॉकी को ऐसे एडजस्ट करना है, ठीक है ना, जॉकी को तुम्हें ऐसे एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर से करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उस समय ये ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। तो अब सिंपल सी बात है कि जिस समय ब्रिज बैलेंस्ड है, उस समय R अपॉन X की वैल्यू A और C के बीच में जितना भी रेजिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाई C और B के बीच में जितना रेजिस्टेंस होगा उसके इक्वल होगा। मतलब ये हो गया R अपॉन X इक्वल टू रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C अपॉन रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड B, और A और C के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा लैम्डा इंटू एल, और C और B के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा लैम्डा इंटू 100 माइनस एल। तो फाइनली यहां से अगर तुम देखोगे तो जो अननोन रेजिस्टेंस X है, ठीक है ना, अननोन रेजिस्टेंस जो X है उसकी वैल्यू आ गई R 100 माइनस एल अपॉन एल। ये आ गया बस अननोन रेजिस्टेंस, ये कह लो, ये अननोन रेजिस्टेंस X आ गया। स्लाइडिंग जॉकी को आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर से करंट 0 हो जाए। तो उस कंडीशन में ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बना, और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज जब बनेगा तो उस केस में तुम्हें दिख रहा होगा कि R अपॉन X की वैल्यू वो हो जाएगी रेजिस्टेंस बिटवीन AC अपॉन रेजिस्टेंस बिटवीन CB, ठीक। और AC के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा इंटू एल, और CB के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा इंटू 100 माइनस एल। तो यहां से तुम अननोन रेजिस्टेंस X फाइंड कर सकते हो। ये कर, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, जैसे ये फिगर थी देखो, ये R था। अच्छा, R यहाँ पे नोन होगा, ध्यान रखना बेटा जो है, ये रेजिस्टेंस नोन होगा तुम्हारा, और ये X था, ये तुम्हारा अननोन था, और ये L था, ये 100 माइनस एल था। अब हमने बैलेंस्ड कंडीशन में R अपॉन X को L अपॉन 100 माइनस एल लिखा।
चलो इसको थोड़ा डिटेल में वो करवाऊंगा। अगले में करता हूँ, टू बी कंटिन्यूड कर देता हूँ, टू बी कंटिन्यूड। तो ये समझ में आ रहा होगा कि बैलेंस कंडीशन में मैं r अपॉन एक्स को क्या करना है, l अपॉन 100 माइनस l ये करना है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पे।